तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कैसे बनता है, उसका जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनना और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन, यानी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जाइगोट और एम्ब्रियो में हमने आपको अंतर भी बताया था कि फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमीट के मिलने के बाद जो संरचना बनती है उसको जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट में जब डिवीजन शुरू हो जाता है, एक सेल से कई सेल बनने लगती हैं, तो उस संरचना को एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो का गर्भाशय की दीवार में चिपक जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब उसी एम्ब्रियो जो दीवार में चिपक गया है गर्भाशय की, उसका विकास भ्रूणीय परिवर्धन कहलाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और उसका विकास और बड़ा होना, ग्रोथ, उसी को प्रेगनेंसी बोलते हैं, गर्भधारण। तो इसको देखते हैं। कह रहा भ्रूण के अंतर रोपण के पश्चात यानी एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के पश्चात पोष कोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरने लगती है, यानी ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर उभरने लगते हैं, जिन्हें जराई अंकुर या कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद उंगली जैसी संरचनाएं निकलने लगती हैं, उन्हीं को कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक, गर्भाशयी ऊतक और ये जरायु अंकुरक मतलब कोरियोनिक विलाई और गर्भाशयी ऊतक यानी गर्भाशय के ऊतक मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं, यानी माँ के ब्लड से ढके हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन हुआ तो यहाँ पर देखिए रेड कलर में दिखाया गया है, रेड कलर में। अभी इसको देखते हैं, इसका फिगर को कैसे बनाया गया और क्या क्या है इसमें भी देखते हैं। कह रहा है जरायु अंकुरण, अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त यानी इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण यानी गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित कहते हैं, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। तो एक तरह से इसको ये समझिए कि जिस प्रकार से क्रिकेट में जब हम लोग खेलते हैं तो कोई खिलाड़ी जब बाल गेंद से टकराती है और हवा में रहती है तो उसको पकड़ता है, तो कितना पकड़ने के लिए दोनों हाथ को सटाता है। तो इस प्रकार से जैसे हाथ को सटाते हैं गेंद को पकड़ने के लिए, उसी प्रकार से भ्रूण को ये उंगली जैसे आच्छादित भाग, ढके हुए भाग, उसको पकड़े रहने का काम करते हैं। तो इसी को हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं, जिसको कहीं कहीं आंवल भी कहा जाता है। ये चीज हो गई। अब देखिए अपरा यानी प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी यानी एक्सक्रीटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का
कार्य करता है। तो जो प्लेसेंटा होता है हमारा, उसका काम क्या है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको एनर्जी देना, ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिएंट्स देना, और उसके वेस्ट प्रोडक्ट जो निकले हैं उनको शरीर से, मतलब उसके शरीर से या एम्ब्रियो से बाहर ला करके माता के शरीर के द्वारा फिर बाहर निकालना। यह अपरा एक नाभिरज्जु यानी अम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। तो ध्यान दीजिए, अपरा जो होता है एक नाभि अम्बिलिकल कार्ड होती है उसके द्वारा जुड़ा रहता है। जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने तथा बाहर आने के कार्य में मदद करता है। तो ये अम्बिलिकल कार्ड द्वारा जुड़ा रहता है प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कार्ड बाहर, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो देखना होगा उसकी नाभि में एक नली जैसे लगी रहती है, उसको काटा जाता है, वही अम्बिलिकल कार्ड। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करती है और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको शॉर्ट में HCG कहते हैं, मानव अपरा लैक्टोजन जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इत्यादि उत्पादित करता है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा अपरा है यानी प्लेसेंटा है, ये हार्मोन भी स्रावित करता है। तो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपसे नीट में पूछेगा कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि ह्यूमन की बात है, मानव की है, तो ह्यूमन जोड़ दिया गया। HCG, HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि ये सब हार्मोन निकालता है हमारा प्लेसेंटा या अपरा। समगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिंग नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि समगर्भता यानी प्रेगनेंसी के उत्तरार्ध की अवधि में गर्भाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, बता रहा है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, उत्तरार्ध का मतलब बाद की अवस्था में। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी। तो ओवरी से केवल एक ही हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। बाकी सब देखे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हमारे कहाँ से निकलना है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा जिसको हिंदी में अपरा बोल रहा है। आगे देखते हैं, कह रहा है हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। तो HCG, HPL और रिलैक्सन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही स्रावित होते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि माहवारी चल रही हो, मेंस्ट्रुअल पीरियड, तब भी सिक्रीट हो। केवल जो है ये सब प्रेगनेंसी के स्थिति में ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिए, ये तो उत्पादित होते ही हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इसका भी लेवल सामान्य स्थिति की तुलना में प्रेगनेंसी के समय कई गुना बढ़ जाते हैं। इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि माता की उपापचयी क्रियाओं यानी
मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन तथा सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए और माता यानी मदर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, क्रियाओं में परिवर्तन यानी एक्टिविटी में चेंज के लिए भी ये जरूरी है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? उपापचयी क्रिया, उसके शरीर में चलने वाली क्रिया है माता की। अंतरोपण के तुरंत बाद यानी इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद अंतरकोश की समूह यानी भ्रूण यानी एम्ब्रियो बाह्य त्वचा यानी एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंतर त्वचा यानी एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा एम्ब्रियो है, अंतरकोश की समूह, जाहिर सी बात है कि जाइगोट जब निषेचन हुआ उसके बाद जाइगोट बना, तो जाइगोट में डिवीजन शुरू हो गया, बहुत सारी सेल बनी। तो बहुत सारी सेलों में जो जो समूह है उसी को हम भ्रूण कह रहे हैं या एम्ब्रियो। तो उसमें अब क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी दो प्रकार की परत बन जाती है। बाहरी परत को एक्टोडर्म और अंदर की परत को एंडोडर्म कह रहा है। इस बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा के बीच जल्द ही मध्य जनन स्तर यानी मीजोडर्म प्रकट होता है। अब क्या होता है कि इस बाह्य त्वचा अंतर त्वचा के बीच में, इन दोनों बाहरी और आंतरिक लेयर के बीच में एक मीजोडर्म लेयर आ जाती है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों यानी अंगों का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इसी 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से शरीर के सारे अंगों का निर्माण होता है। इन्हीं 3 लेयर के टिश्यू से। टिश्यू क्या होता है? देखिए, जिससे हमारा शरीर बना है, जैसे घर हमारा ईंटों से बना है, तो ईंट हमारी कोशिका है। अगर इसको शरीर के बनावट में जोड़ दिया जाए, तो जैसे ईंटों से घर बना है वैसे कोशिका से शरीर बना है। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई हो गई। और यही कोशिकाएं जब एक जगह इकट्ठा होकर के एक ही प्रकार के कार्य करने लगती हैं तो उसी को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम सेल कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी ऊतकों अंगों को उत्पन्न कर सकती हैं। तो स्टेम सेल सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं और इन्हीं जो 3 लेयर हैं, इन्हीं में से वो स्टेम सेल समाहित रहती हैं। इन्हीं में से वो स्टेम सेल समाहित रहती हैं। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो प्रेगनेंसी जो 9 महीने की होती है लगभग, तो इस अवधि में क्या क्या चेंज होते हैं इसके बारे में अब हम आगे स्टडी करेंगे। और 9 महीने में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। देखिए, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। तो ध्यान दीजिए, कुत्ते, हाथियों और बिल्लियों में ये पता करना है कि कितने महीने की वो होती है प्रेगनेंसी। तो देखिए, कुत्ते में 18 से 22 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है हमारा हाथियों में, और 56 से 70 दिन का होता है लगभग कुत्ते में, और 65 दिन के आसपास होता है बिल्ली में प्रेगनेंसी पीरियड। तो 56 से 70 दिन का लगभग कुत्ते में, 18 से 22 महीने का हाथियों में, और 65 दिन का लगभग बिल्लियों में होता है प्रेगनेंसी पीरियड। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिल 1 होता है तो 1 महीने बाद निर्मित होता है।
शरीर में हमारे दिल कितने हैं? एक ही है। तो इसलिए मानव में 1 महीने की सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा हार्ट है वो 1 महीने बाद डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी में। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। तो जब हम 1 महीने बाद दिल में स्टेथोस्कोप, जिसको आला कहते हैं हिंदी भाषा में, जिससे डॉक्टर कान में लगा करके चेक करते हैं, तो वो उससे ध्यानपूर्वक अगर हम सुने तो हमें 1 महीने बाद दिल की धड़कन जो है ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होती हैं। तो देखिए, दूसरे माह के अंत तक यानी दूसरे महीने में पैर और उंगलियां डेवलपमेंट होती है, पैर और उंगलियां बनती हैं। देखिए, दूसरे महीने में पैर 2 होते हैं, तो दूसरे महीने में अब पैर डेवलपमेंट होगा तो उंगली भी तो बनेगी। 12वें सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, 12वें सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की संरचना हो जाती है। देखिए, गलत लिखा है, अंगों की रचना हो जाती है, लिखना चाहिए। इसको देखते हैं इंग्लिश में। लिखा है बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी 12 सप्ताह के अंत तक। इसी को 3 महीने में बांट सकते हैं कि तिमाही, पहली तिमाही में, क्योंकि 9 महीने का गर्भ होता है तो पहली तिमाही। मोस्ट ऑफ द मेजर आर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, ज्यादातर मतलब मुख्य आर्गन अंग तंत्र डेवलप हो जाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कोशिका जब समूह में इकट्ठा होकर के एक प्रकार के कार्य करती है तो उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जब समूह में इकट्ठा होकर के एक तरीके का कार्य करते हैं तो उसे अंग कहते हैं। और जब अंग सारे शरीर मिलकर के एक तरीके का काम करते हैं तो उसे अंग तंत्र या आर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये बताइए, हमारा पूरा शरीर ही आर्गन सिस्टम है, हाथ पैर शरीर तो अंग है, तो अंगों का डेवलपमेंट होना चाहिए ना। परंतु अब अंग तंत्र लिखा है तो आप मानिए इसको, एनसीईआरटी ने लिखा है। अंग तंत्र तो एक ही है ना, हमारा आर्गन सिस्टम तो हमारा पूरा बॉडी ही आ गया ना। कुल मिला के कहना का मतलब है कि सारे आर्गन का डेवलपमेंट होता है। उनके डेवलपमेंट के बाद उनका इकट्ठा रूप तो सिस्टम है ही। आगे देखते हैं, कह रहा है उदाहरण के लिए पाद यानी फूट एवं बाह्य जनन अंग एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन अच्छी तरह विकसित हो जाते। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग आना सामान्यतः देखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 के बाद बहुवचन आ जाता है। तो जब बहुवचन आ जाएगा तो 5वां महीना किस में आएगा? बहुवचन में। तो 5 बहुत ज्यादा है, बाल भी बहुत ज्यादा है, तो 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता यानी फर्स्ट टाइम वो पेट में घूमने लगता है बच्चा, और उसके सिर पर बालों का उगना सामान्यतः देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक यानी दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। तो 24 सप्ताह के बाद यानी दूसरी तिमाही के अंत तक
शरीर में पूरे बाल निकल आते हैं, आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और ब्रौनियाँ बन जाती हैं, आई ब्रो बन जाती हैं और ये आईलिड अलग अलग हो जाते हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो पूर्ण विकास जो है 9 महीने तक होता है और प्रसव यानी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हमने पढ़ी और पढ़ करके समझने का प्रयास किया है। अब देखिए आगे आ जाता है प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, यानी पार्टुरेशन के लिए, डिलीवरी के लिए नहीं। डिलीवरी शब्द हमने बोल दिया था। हिंदी अंग्रेजी में इसीलिए बड़ी समस्या है, हर अंग्रेजी शब्द हिंदी में और हर हिंदी शब्द अंग्रेजी में समझना बड़ा कठिन। तो पार्टुरेशन एवं लैक्टेशन यानी प्रसव एवं, प्रसव को ही डिलीवरी कह सकते हैं, डिलीवरी सामान्य बोला जाता है। तो देखिए कह रहा है कि मानव में सगर्भता की औसत आयु लगभग 9.5 यानी 9.5 मंथ होती है, यानी 9 महीने 5 दिन होती है, जिसे गर्भावधि या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एनसीईआरटी में 9.5 मंथ लिखा है हमारी प्रेगनेंसी पीरियड। तो ध्यान दीजिए इसी को हमें सही मानना। अगर आंसर नीट में पूछेगा तो 9.5 ही लिखेंगे। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। तो प्रेगनेंसी का जब अंत यानी 9.5 वाला टाइम पूरा हो जाता है तो क्या होता है कि यूटेरस में बहुत तेजी से सिकुड़ाव होता है, जोरदार सिकुड़ाव होता है, संकुचन, जिसके कारण क्या होता है कि जो गर्भ है वो बाहर निकल आता है। इसको देखते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। देखिए इसमें 9 मंथ लिखा है, उसमें 9.5 लिखा है। तो हिंदी अंग्रेजी में देखिए दोनों में अंतर है। तो जो अंग्रेजी में लिखा है अबाउट इसमें लिख दिया है, उसने में 9.5 यानी 9 महीने 5 दिन लिखा है। तो जो अंग्रेजी में लिखा है उसे माने। विगोरस कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी बहुत ज्यादा तेजी से संकुचित होता है हमारा यूटेरस प्रेगनेंसी के अंत में, यानी गर्भावस्था के अंत में। काज एक्सपल्सन डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिसके कारण क्या होता है कि गर्भ यानी फीटस को गर्भ कहते हैं हिंदी में, फीटस बाहर निकल आता है, यानी डिलीवरी हो जाती है। एक्सपल्सन भी कह सकते हैं या डिलीवरी। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस यानी चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्टुरेशन। तो ध्यान दीजिए डिलीवरी किसकी हो रहा है? फीटस के। जैसे ही ये फीटस बाहर आ जाता है तो बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। ध्यान दीजिए जब तक पेट में रहता है तब तक बोलते हैं फीटस, और जब बाहर बोलता है तो बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। अब ये चाइल्ड हो गया, जैसे शरीर से बाहर आ गया। तो फीटस जब शरीर से बाहर निकलेगा तो कहेंगे चाइल्ड बर्थ, और इस बाहर निकलने की प्रक्रिया को पार्टुरेशन कहते हैं। मतलब बाहर निकलने की प्रक्रिया तो डिलीवरी है, और जो निकला उसे पार्टुरेशन, इसको ध्यान देते हैं। कह रहा है गर्भ के बाहर निकलने, तो बाहर निकलना डिलीवरी है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। तो बाहर निकलना यानी डिलीवरी जो है, इसको क्या बोलते हैं? शिशु जन्म या चाइल्ड बर्थ कहते हैं। यानी फीटस का बाहर निकलने की क्रिया डिलीवरी है, और जो आया बाहर निकल के फिर उसे पार्टुरेशन या शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी यानी न्यूरो इंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है, यानी बहुत चीजें इसमें लागू होती हैं। न्यूरॉन्स का भी सहयोग, न्यूरो मालूम अंतःस्रावी तंत्र का भी सहयोग है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का भी सहयोग है,
बहुत चीजों का सहयोग है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के यानी माइल्ड गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उपक्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फीटल इजेक्शन, वही फीटल इंजेक्शन नहीं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो वही कह रहा है कि गर्भाशय में जो थोड़े थोड़े संकुचन होते हैं यूटेरस में, जिन्हें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है ये क्या करता है, यह मात्र पीयूष ग्रंथि यानी मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे जो संकुचन हैं जिनको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मदर में होती है उससे ऑक्सीटोसिन के सिक्रीट होने को एक्टिव करते हैं। और ये एक्टिवेशन क्या होता है कि जब ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है तो वो जो हमारे गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवार है उसमें बहुत तेजी से संकुचन, जोरदार संकुचनों को जो है प्रेरित करता है या होने लगता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्राव को उद्दीपित करता है। और क्या होता है, अब दोनों देखिए एक दूसरे को कर रहे हैं। गर्भाशय के जितना संकुचन होगा तो और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपन प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। अब क्या होता है कि यही ऑक्सीटोसिन और ज्यादा सिक्रीट होगा तो यूटेरस में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा। तो इस प्रकार से बड़ा जोरदार कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत होता है। इससे शिशु मां के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न होता है। इससे क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है मां के यूटेरस से बाहर आ जाता है, जिसको डिलीवरी कहते हैं या पार्टुरिशन या चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल आता है। तो शिशु का जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है वैसे ही प्लेसेंटा भी बाहर निकल आता है। आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है? कभी कभी देना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। करा स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव होते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो है, जो मदर होती है उसके जो मेमोरी ग्लैंड हैं उनमें बहुत सारे चेंज होते हैं स्तन ग्रंथियों में, और सगर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न होने लगता है। ध्यान दीजिए, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के अंत तक इसमें दूध निकलने मतलब बनने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। दूध उत्पन्न होने लगता है। देखिए अभी श्रवण नहीं हुआ है, सिक्रीट तो बाद में होगा, निर्माण की बात हो रही है ना। तो दूध उत्पन्न होने लगता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ना कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क। और उसका श्रावण यानी निकलना लैक्टेशन है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं। गलत कह रहा है, दूध का फॉर्मेशन अभी हो रहा है, सिक्रीशन कहाँ हो रहा है। दूध उत्पन्न होने लगता है यानी बनने लगता है। यह माँ को अपने नवजात से उसकी बाहर पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम तन्य या शीख या कोलेस्ट्रम कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ समय तक जो दूध निकलता है
उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? उसे प्रथम स्तरीय कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का मतलब बच्चे को बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे रक्षा करता है कोलेस्ट्रम, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं, समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये बच्चे में इम्यून पावर भी डेवलप करते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर देते हैं कि 6 महीने तक मम्मी का ही दूध पिलाना है बच्चे को, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है जो उसके इम्यून पावर यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। अब देखिए फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, सर्विक्स है यानी यौन की गर्दन है। यहाँ पर म्यूकस यानी लसलसे पदार्थ का जम जाना, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये एम्ब्रियो है, देखिए भ्रूण, और ये है अम्लाइकल कार्ड जिसे हम लोग आंवल भी बोलते हैं, अम्लाइकल कार्ड बोलेंगे, नाल जिसको बोलते हैं। विद इट्स वेसल, इसकी वाहिनियां हैं। ये यॉक सैक है, यहाँ पर ये पदार्थ भरा है, तरल पदार्थ, इसको यॉक सैक बोलते हैं। कैविटी ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस की गुहा है। प्लेसेंटल विलाई, ये उंगली के समान जो संरचनाएं बन जाती थी वो प्लेसेंटल विलाई है। अम्लाइकल कार्ड विद वेसल, तो ये हमने फिगर देखा। अब देखिए आगे आ जाते हैं। अब सारांश पढ़ लेते हैं फटाफट ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एवं सजीव प्रजक या जरायुज यानी विविपैरस होता है। विविपैरस का मतलब बच्चे देने वाले, ओविपैरस का मतलब अंडे देने वाले। इसके पुरुष जनतंत्र में एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टिस, नर लिंग सहायक नलिकाएं यानी मेल एसेसरी डक्ट, सहायक ग्रंथियां यानी एसेसरी ग्लैंड, और वाह जननेंद्रिय यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया सम्मिलित। प्रत्येक वृषण यानी टेस्टिस में लगभग 250 कक्ष होते हैं। 250 छोटे 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 खाने होते हैं खाली, और इन्हें वृषण पालिका कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से लेकर 3 तक उच्च कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस डक्ट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, डक्ट नहीं ट्यूब्यूल्स होते हैं। हाईली क्वाइल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा गुच्छों में लगी रहती है। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की भीतरी सतह शुक्रजनों एवं सर्टोली कोशिकाओं से स्तरित होती है। यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या पाया जाता है, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोनी सेल पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। शुक्रजननों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है। यही जो स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है जिसके कारण स्पर्म बनते हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं विभाजित होने वाली जन्म कोशिकाओं को पोषण देती हैं। तो जो सर्टोली सेल होती हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड हो रही हैं, इनको क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। शुक्रजनन नलिकाओं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लीडिंग सेल होती हैं, वृषण हार्मोन जिनको एंड्रोजन कहते हैं का संश्लेषण और स्रावण करती है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं, ये एंड्रोजन जिसको वृषण हार्मोन कहते हैं का संश्लेषण, सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों करते हैं। लीडिंग सेल
तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम लोग इसको अंडरलाइन करते हैं। पुरुष के बाहरी जननेंद्रिय को शिश्न कहा जाता है। लिंग जिसको कहते हैं, पेनिस कहते हैं, ये बाहरी जननेंद्रिय यानी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि वाय जननेंद्रियां और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो देखिए फीमेल में क्या क्या होता है, 1 पेयर ओवरी होती हैं, 1 पेयर ओवेरियन डक्ट होती हैं, एक यूटेरस होता है, एक वैजाइना होती है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां होती हैं। 1 पेयर मैमरिली ग्लैंड होते हैं जिनको स्तन कहते हैं। अंडाशय से मादा युग्मक यानी अंडाणु तथा कुछ स्टेरॉयड हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन पैदा होते हैं। तो जो ओवरी होती है उससे मेल अंडाणु यानी अंडाणु या फीमेल गैमीट तथा कुछ स्टेरॉयड हार्मोन पैदा होते हैं। अंडाशयी पुटक यानी ओवेरियन फॉलिकल अपने परिवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के विभिन्न चरणों में स्ट्रोमा में अंतः स्थापित होते हैं, स्ट्रोमा या पीठिका में। अंडवाहिनी, गर्भाशय और यौन स्त्री की सहायक जनन नलिकाएं। तो ओवेरियन डक्ट, यूटेरस और वैजाइना ये एसेसरी जेनाइटल डक्ट हैं किसकी, फीमेल की। गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर होते हैं। तो यूटेरस में 3 लेयर होता है, परिगर्भाशय, गर्भाशय, पेशी स्तर और अंतः गर्भाशय। तो देखिए यूटेरस के लेयर, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली पेशी वाली स्तर में मायोमेट्रियम तथा अंदर वाली इंडोमेट्रियम। अब देखिए स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघन शैल, बृहद प्रकोष्ठ, लघु प्रकोष्ठ, योनिछद और भक्षेप शामिल होते हैं। अब जो वैजाइना का जेनाइटल पार्ट है उसमें द मेमोरी क्या क्या आता है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल बाहर वाले, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा जो होंठ जैसे बाहर थे, लेबिया मेजोरा होंठ जैसे अंदर थे, लेबिया माइनोरा, हाइमेन जो कुंवारित्व की झिल्ली थी और क्लाइटोरस जो ऊपर होंठ जैसे निकला था। द मेमोरी ग्लैंड आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और जनन स्तन ग्रंथियां ये हमारी फीमेल की द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है शुक्र जनन के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस किया द्वारा स्पर्म बनते हैं जो पुरुष लिंग की सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं। अब जो मेल की एसेसरी डक्ट होती हैं उनसे जो है ये बह करके बाहर निकलते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में एक शीर्ष, ग्रीवा, मध्य खंड और एक पूंछ होती है। जो हमारा माइन का स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, हेड, नेक और टेल होती है। अब देखिए एक परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है, यानी ओगोनियम से ओवम बनने की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। मादा प्राइमेट के जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र की शुरुआत स्त्री के लैंगिक रूप से परिपक्व होने यानी यौनारंभ पर ही होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के समय शुरुआत होती है। प्रति आवर्त चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान केवल एक अंडाणु विमोचित होता है। तो जब ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो केवल एक ओवम निकलता है, ध्यान देना, एक ओवरी से एक बार में, दूसरी ओवरी से दूसरी बार में। आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाशय तथा गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन के स्तर में बदलाव से प्रेरित होता है। तो आवर्त चक्र के दौरान जो ओवरी और यूटेरस में जो साइक्लिक चेंज हो रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड और अंडाशयी हार्मोन यानी ओवरी के जो है वो ओवरी के जो हार्मोन है उनके स्तर में बदलाव से प्रेरित होता है। मैथुन के अंत में शुक्राणु योनि से स्वयं संकीर्ण पथ तथा तुमिका की ओर वाहित होते हैं।
तो कपुलेशन या सेक्स के अंत में जो स्पर्म होते हैं वो वाजाइना के संकीर्ण पथ यानी सर्विक्स से तुम्बिका की ओर वाहित होते हैं। तुम्बिका मतलब एम्पुला जहां तक कहते हैं, देख लेते हैं इसको इंग्लिश में। एम्पुला हाँ कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। यहाँ शुक्राणु अंडाणु का निषेचन होता है, यानी एम्पुला में ही स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके पश्चात द्विगुणित जाइगोट की रचना होती है, यानी डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। शुक्राणु में मौजूद यक्ष या वायु गुणसूत्र के कारण भ्रूण का लिंग निर्धारण होता है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन यानी मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि कोरक पुटी का निर्माण होता है। कोरक पुटी का मतलब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। यह कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के भित्त में अंतर पोषित होती है, यानी इम्प्लांटेड होती है, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी आती है। 9 महीने तक गर्भधारण के पश्चात गर्भ पूर्ण रूप से विकसित और प्रसव के लिए यानी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। चाइल्ड बर्थ को ही डिलीवरी या पार्टुरेशन कहते हैं, जो एक जटिल अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा इंड्यूस्ड होता है, जिसमें कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन आदि हार्मोन शामिल होते हैं। सगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और शिशु जन्म के बाद इसमें दुग्ध स्रावण होता है। जन्म के बाद प्रारंभ के कुछ महीने तक माता द्वारा नवजात शिशु को दुग्धपान यानी स्तनपान कराया जाता है। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म होता है।